एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं और हाल ही के दिनों की बात की जाए तो ये मामला लाखों तक आ पहुंचा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अजय गुप्ता जी हैं, जो कि कोविड के दौरान एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। अजय गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार सर, पिछले साल की तुलना करें और इस साल की तुलना करें, लगातार मामले जो है पिछले साल से ज्यादा आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? ये आपने तरुण जी बहुत सही कहा कि इस समय हमारे पास कोविड के मरीजों की संख्या एकदम से बहुत अधिक हो गई है और इस समय जो मरीज आ रहे हैं वो रिलेटिवली यंगर, जो कुछ बच्चे हैं या 18 साल के, 30 साल के, 45 साल के बच्चे लोग ज्यादा इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं मुकाबले पिछले साल के, जब बुजुर्ग और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ इस ग्रसित। तो ये एक विचारणीय विषय है, पर हम इस समय एक बेहतर स्थिति में हैं पिछले साल से, क्योंकि हमको इस बीमारी का क्या व्यवहार है वो पता है, इस बीमारी के साथ किस तरीके से हमको टैकल करना है। बहुत सारे जो टेस्ट थे, जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसकी सीवियरिटी को बताते हैं, हम उनसे अब ज्यादा अच्छे तरीके से उनको हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और हम बात कहना चाहेंगे कि कुछ और तथ्य भी हैं जो कि कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि कितनी इलेक्शंस रैलियां हो रही हैं, किसान लोग हमारे बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, कुंभ का मेला चल रहा है, वहां पर उतनी इस रोग की हमको तीव्रता नहीं दिखाई दे रही है। ये तीव्रता मोस्टली अर्बन पॉपुलेशन में, जो शहरों में है और वहां की यंग पॉपुलेशन में है। तो ये कह देना कि एक नया स्ट्रेन आया है उसकी वजह से हो रहा है ये, या ये कह देना कि आप हाथ धोइए अपना या 2 गज की डिस्टेंस करिए, तो एक पुराना नैरेटिव है जो चला आ रहा है। पर मैं समझता हूं कि इस जो आज की स्थिति है, इसको हमको विचारणीय विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की भी जरूरत है कि एक हम वही पुराने घिसे पिटे रास्ते पर चल पड़े कि आप हाथ धोइए, मास्क लगाइए, उससे काम नहीं चलने वाला। आपने क्योंकि रिसर्च भी की है इसको लेकर, पिछले साल मैंने आपसे बातचीत भी की थी तो काफी तथ्य आपने बताए थे। तो आपने जो रिसर्च की है, आखिर जो ये वाला, अगर इसकी बात की जाए, चौथी लहर है या दूसरी लहर है, इसके पीछे क्या आपने रिसर्च निकाला है और क्यों बढ़ रहे हैं ये मामले? इसके बारे में मैं आपका या समाज का या जो भी हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनका एक ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जो मेरे अपने परिवार से है। मैं आपको 2 केस स्टडीज बताना चाहूंगा। एक मेरा अपना बहन का हस्बैंड है जो भोपाल में रहता है और उसको कोविड वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड, और वैक्सीन लगने के दूसरे दिन ही उसको बहुत तेज बुखार शुरू हो गया। उसको सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, मलेरिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। 1 हफ्ते के बाद जब कहीं कुछ नहीं मिला तो उसका सीटी टेस्ट कराया गया, सीटी स्कैन, जिसमें उसका पूरा लंग जो था वो रिडल्ड था न्यूमोनाइटिस से। तो ये बात तो निश्चित है कि उसकी जो ये स्थिति थी वो कोविड से हुई थी, पर उसका आरटी-पीसीआर हमेशा नेगेटिव रहा। तो वैक्सीन के लगने के बाद कोविड नेगेटिव है और कोविड की क्लिनिकल पिक्चर आ रही है। तो ये बड़ा असमंजस वाली बात है कि वो इन्फेक्शन कहां से आया। और इसके साथ ही एक दूसरा केस जो मेरे ही परिवार से, इस समय वो पेशेंट आईसीयू में भर्ती है सुभारती मेडिकल कॉलेज में, उसका भी यही स्थिति था। उसने भी कोविशील्ड लगवाई थी और उसके अगले दिन से ही उसको भी बहुत तेज बुखार हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई, खांसी हुई। तो ये एक विचारणीय विषय है कि ये 2 कैसे, ये पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इन्होंने किसी ने भी जाकर जिनसे वैक्सीन लगवाई थी उनको बताने की कोशिश नहीं की कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, इन 2 को अगर हुआ है तो 2 के 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड, पर ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने इन लोगों को बताया। कोविशील्ड वैक्सीन पर यानी वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो, देखिए, वैक्सीन 2 तरीके की होती हैं। एक किल्ड वैक्सीन होती है जिसमें हम वायरस को मारकर उसको हम दूसरे के शरीर में डालते हैं जिससे कि हमको इम्यूनिटी मिलती है।
एक होता है लाइव वायरस जो कोविशील्ड है, जो एक चिंपैंजी का एडिनो वायरस है जिसको हम अपने शरीर में डालते हैं, और हमारी नॉलेज ये कहती है कि ये वैक्सीन बीमारी नहीं कर सकती है लेकिन इम्यूनिटी जागृत करती है। तो इन दो मरीजों को अगर हम केस स्टडी मानकर चले कि वैक्सीन लगने के बाद एकदम से इनको कोविड का इन्फेक्शन कैसे हो गया, तो हमने इनके शरीर में कोविड चिंपैंजी का एडिनो वायरस डाला। और मैं आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बात कर रहा हूं, हमारे पास कुछ समस्या का समाधान नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन में ही हो रहा है और जहां पर भी रैलीज हो रही है, जहां पर भी सामाजिक बाकी इतनी स्थिति है, वहां पर कोई कोविड नहीं हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि एक हमको, चाहे हम गलत सोच रहे हैं, पर एक सोचने का हमारा फर्ज है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। और ये वही लोग हैं, देखिए अर्बन पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन का रेट ज्यादा है, और क्या ये एक संयोग है खाली कि ये दूसरी वेव आई है? जब से हमारा वैक्सीन का प्रयोग बढ़ा है तभी से कोविड का प्रकोप भी बढ़ा है, इसलिए कुछ दिनों से ये केवल संयोग। बात आपने कही है कि जब से वैक्सीनेशन तेज हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो लगातार जो मामले हैं 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक अब तक पहुंच चुके हैं। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या वैक्सीन में फिर कोई कमी है? क्योंकि 2 वैक्सीन है हिंदुस्तान के पास अभी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक चांस की बात करता हूं जिसको हमको एक साइंटिफिक कम्युनिटी के तौर पे एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करके हम उसको कंडेम भी कर सकते हैं कि ये हमारा विचार गलत था, पर उस विचार के तथ्य में जाने की जरूरत है। कि देखिए उसका एक और महत्वपूर्ण डायमेंशन है कि जो पेशेंट को वैक्सीन लगाया और वैक्सीन के बाद अगर वो कोविड होता है, जो हमारे आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा है पर वो कोविड है, तो वो दूसरे मरीजों को, वो आसपास के इर्द गिर्द लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो हम उसको क्वारंटाइन भी नहीं कर रहे हैं, हम उसको नॉर्मल इंडिविजुअल मांग रहे हैं, पर वही उस बीमारी को स्प्रेड कर रहा है। और हो सकता है यही एक कारण हो कि जो यंगर पॉपुलेशन है, और ये एडिनो वायरस जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उसके तथ्य में जाएं, वो यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये भी कुछ गिनी चुनी रिपोर्ट्स हैं जहां पर ये एडिनो वायरस जो चिंपैंजी में होता है वो ह्यूमन बीइंग में देखा गया है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं। तो मैं ये नहीं कुछ कहना चाह रहा हूं कि हम इस वैक्सीन से गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, पर हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन को ही बीमारी हो रही है, और बाकी रैलीज में, चाहे वो इलेक्शन की रैली है, चाहे वो कुंभ का मेला है, वहां पर इस टाइप की कोई चीज नहीं देखी जा रही। आपने महत्वपूर्ण बात की कि इस बार जो आपने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल भी मतलब एक आंसर दिया है कि जो ये वाला स्ट्रेन है, यानी जो इस समय वायरस जो इस बार का आया है, नया वायरस का है, यूके स्ट्रेन का है, कोई भी नाम दे, वो युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। दिल्ली की बात करें या देश की बात करें, राजधानी की सड़कों पर हर 10 मिनट में एक एम्बुलेंस जाती हुई दिख रही है। तो जो ये वैक्सीन लगवाने के बाद, अभी हाल ही में कई डॉक्टरों का भी एग्जाम्पल आप लीजिए, गंगाराम के या फिर अन्य लोगों के, कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद, यानी दोनों डोज के बाद भी अगर कोरोना हो रहा है, तो क्या वैक्सीन में, वह चीज समझना चाह रहा हूं, क्या वैक्सीन पूरी तरह काम नहीं कर रही है या कम काम कर रही है अगर दोनों डोज के बाद भी हो रहा है? देखिए ये क्वेश्चन, ये सवाल बार बार बहुत सारे साइंटिस्ट से पूछा जा रहा है, और मैं बहुत सारे टेलीवाइज इंटरव्यूज बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का देख चुका हूं, और उनका एक ही जवाब होता है कि ये शायद स्ट्रेन बदल गया है। और ये सच्चाई है कि इन्फ्लुएंजा वायरस या कोविड वायरस जो है, इसकी ये तासीर है कि ये अपनी शक्ल बदल देता है, ये म्यूटेट करता है। यही कारण है कि हम जब इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है जिससे ये निकला है, हर 1 साल के बाद उसके नए म्यूटेशंस की नई वैक्सीन बनती, और यही कारण कहा जाता है कि म्यूटेशन हो गया है, इसलिए हम उस वैक्सीन के बावजूद भी हमको कोविड हो रहा है। लेकिन अब उसको आप इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं कि अगर वो म्यूटेट हो चुका है तो उस पुरानी वैक्सीन देने का क्या महत्व है? अगर हम ये बात मानते हैं कि कोविड आपको वैक्सीन के बाद भी हुआ क्योंकि वो म्यूटेट हो गया है, एक नया स्ट्रेन आ गया है, तो अगर नया स्ट्रेन आ गया है और उस समाज में फैल चुका है, तो उस पुराने स्ट्रेन की वैक्सीन को देने का कोई इतना महत्व नहीं रह जाता है, पर्टिकुलरली जब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। और एक ये बात बहुत ही नैरेटिव है कि कोविड होगा लेकिन आपको सीवियरिटी कम होगी, तो इसकी सत्यता तो देखिए कहना आसान है, हो सकता है सच्चाई हो इसमें, पर जो कुछ अभी दिख रहा है, कोविड तो इतना हो रहा है। आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक थे, अभी हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनसे भी यही सवाल पूछा था कि आखिर दोनों डोज लेने के बाद क्यों कोरोना हो रहा है, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था
कि अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज लगवा ली है, तो ये नहीं कि आप कोरोना आपको नहीं होगा, लेकिन वो सीरियस कंडीशन नहीं होगी, मौत नहीं आ सकती। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है अजय गुप्ता जी? इस तथ्य की सच्चाई मैं नहीं समझता कि मैं इसको सत्य कह सकता हूं या असत्य कह सकता हूं। ये सच्चाई तो कोई भी दुनिया में नहीं जान सकता। ये तो, लेकिन ये जरूर सच्चाई है कि अगर स्ट्रेन बदल गया है तो उस स्ट्रेन के बदलने के बाद पुराने स्ट्रेन की वैक्सीन की कामयाबी की संभावना बहुत कम है। नहीं तो हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल नया क्यों लगाते हैं, नई वैक्सीन क्यों बनाते हैं, वही पुराना स्ट्रेन कामयाब क्यों नहीं होता है? यानी कि अब नए स्ट्रेन के लिए नई वैक्सीन आनी चाहिए। तो इसका मतलब है हर 6 महीने बाद, देखिए वही समस्या है। आज कोविड-19 है, कल कोविड-20 आएगा, 21 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा। तो वैक्सीन एक शॉर्ट टर्म गेन है, हो सकता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए, पर लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट नहीं है। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमको ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की कुछ प्रणाली खोजनी पड़ेगी, और जो ही एक आंसर हो सकती है। सर, क्योंकि आपने एलएनजेपी में बहुत वर्कआउट किया है काफी कोविड में, क्योंकि आप एक अहम भूमिका निभा चुके हैं, आपके हिसाब से आज की जो स्थिति है इसका समाधान क्या है? मैं तो समझता हूँ एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। और एक मेरे जहन में सवाल आता है, मैं प्रोबब्ली विश्व में पहला व्यक्ति था जिसने ये बताया था कि कोविड और ट्यूबरकुलोसिस या बीसीजी में कुछ रिलेशनशिप है। उस चीज को उस समय जब अमेरिका से ये खबर आई तो सारे न्यूज़पेपर्स में छापी गई, बहुत सारे लोगों ने बीसीजी के लिए अपनी ट्रायल्स भी ली, लेकिन वो ट्रायल्स कहाँ गायब हो गई? उसका रिजल्ट अच्छा हुआ या खराब हुआ? पर अगर एक बात में कुछ तथ्य था, उसके बारे में रिसर्च हुई है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं, तो उसकी विफलता या सफलता दोनों के बारे में समाज को जानने का हक है। पर ये जब से वैक्सीन्स आई हैं, जो कि स्पेसिफिक वैक्सीन्स हैं, जिनकी सफलता या असफलता का तो अभी देखा जाना है, तो उनके रहते बड़ी मछलियां जो हैं वो छोटी मछली को खा गई। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जो भी रिसर्च हुई थी बीसीजी वैक्सीन के बारे में या ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, हम उसको जानना चाहते हैं कि उसमें कितनी असफलता थी। चलिए, आपने ये बात तो बता दी, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है कि अब कैसे किया जाए? लोगों में दहशत का माहौल है इस समय बहुत। एक सोच मेरी और है जो मैं समझता हूँ एक्सप्लोर करनी चाहिए। वो एक इंडियन जर्नल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में भी छापी गई है, जो कि एक पीयर रिव्यूड आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने उस व्यू को एक्सेप्ट किया है। एक रिसर्च मेरी लोकनायक हॉस्पिटल में हुई थी कि जिसमें ट्यूबरकुलोसिस की इम्यूनिटी जो कम्युनिटी बेस्ड है, जिसका टेस्ट होता है क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड। देखिए बीसीजी हम लगाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी 10 साल में खत्म हो जाती है। अब हम बाकी समाज की बात कर रहे हैं, जब वो टीबी के मरीज के इर्द गिर्द हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, तो उससे एक इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं जिसका टेस्ट क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड होता है। तो ये हमने देखा था उस वक्त में कि जितने मरीज भी आईसीयू में भर्ती थे, उनमें से जितने लोगों की मौत हुई थी वो सब क्वांटिफेरॉन टीबी नेगेटिव थे। और उसके साथ ये भी देखा गया कि जितने पेशेंट्स उस आईसीयू से जिंदा लौट के आए थे वो सब क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड पॉजिटिव थे। इतनी महत्वपूर्ण बात है। हमारी और ये एक चीज देखी गई थी, हिंदुस्तान में 50% पॉपुलेशन क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड पॉजिटिव है। ये बात भी सच्चाई है। देखिए कि हम जो है हिंदुस्तान में कोविड को एक डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ मोर्टेलिटी बहुत कम है। मैं समाज को बताना चाहूंगा कि हमें इतनी डरने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पे देश हैं जहां पर इतने ज्यादा कोविड पेशेंट हैं, पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो हम बताते नहीं है अपने समाज को, कि अगर हम देखें तो 124 में 125वें नंबर पर देश है हमारा दुनिया में कि हमारे पास इतने कम कोविड की डेथ्स हो रही। अगर हम डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन की बात करें तो हम दूसरे नंबर पर नहीं आते हैं, हम 124 नंबर पर आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आरटीपीसीआर छोड़ के अब क्वारंटाइन टीबी जो गोल्ड आपने बताया वो टेस्ट कराना चाहिए फिर पहले। मैं समझता हूँ, मैंने अपना क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड कराया है और मैं बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हूँ। देखिए मेरे को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है। मैं 65 साल का हूँ। मैं कोविड हॉस्पिटल में काम करता रहा हूँ, कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है, मेरी वाइफ ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैंने अपने बेटे को जो हेल्थ केयर वर्कर है उसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो मेरी कन्विक्शन है कि अगर क्वांटिफेरॉन गोल्ड टीबी गोल्ड पॉजिटिव है, जो उन पेशेंट्स में देखा गया जो आईसीयू में जिंदा लौट कर आए, तो उससे हमको एक ऐसी इम्यूनिटी मिलती है जो कोविड से ब्रॉड बेस लड़ने की क्षमता देती है।
तो मैं अजय जी, समझता हूँ कि मैं आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आपने जो टीबी टेस्ट का जिक्र किया, अगर ये किसी का पॉजिटिव है, थोड़ा विस्तार से समझाइए। एक अच्छा महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया है। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो आपको क्या कोरोना नहीं हो सकता, या आपकी इम्यूनिटी मजबूत है? मतलब किस तरीके से आप जो बता रहे, थोड़ा विस्तार से समझाइए ताकि नहीं, दर्शक भी समझ सके। हमारी जो रिसर्च थी उसमें ये देखा गया कि 50% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की क्वांटिफरॉन टीबी गोल्ड पॉजिटिव है। मतलब उनमें इम्यूनिटी है, ब्रॉड बेस इम्यूनिटी है, जो हमको कोरोना 19, कोरोना 30, कोरोना 40 से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। हमने ये भी देखा गया जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे उनमें भी उनका उस जो रिलेशनशिप है उनका अनुपात उतना ही था। तो इसका मतलब है कि इससे हम कोविड से बचते नहीं हैं। लेकिन कोविड, अगर हम क्वांटिफरॉन टीबी गोल्ड पॉजिटिव हैं तो हम उस श्रेणी में सीवियरिटी में नहीं पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो किसी भी हम गलत दिशा में नहीं जा पाएंगे। देखिए ना, 20 पेशेंट्स में से 17 पेशेंट जिनकी डेथ हुई थी मेरी रिसर्च में, वो सब क्वांटिफरॉन नेगेटिव थे, और 3 पेशेंट्स जो बचे थे बहुत हाई मोर्टेलिटी थी। तो जो 3-4 पेशेंट्स बचे थे वो के सब क्वांटिफरॉन पॉजिटिव थे, इसीलिए शायद बच पाए। तो ये एक बहुत ऐसा आयाम है जो एक्सप्लोर करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि शायद इससे हमको कहीं आपने कितने लोगों पर ये रिसर्च की थी? हमने 60 पेशेंट्स जो एलएनजेपी में भर्ती थे उन लोगों पे रिसर्च की थी। 3 ग्रुप बनाए थे, एक नॉर्मल वॉलंटियर्स का ग्रुप था, एक एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स का था, और एक वो पेशेंट्स थे जो आईसीयू में थे, जिनमें से 20 में से 16 या 17 पेशेंट्स की डेथ हुई, जो इतने सीवियरली इल थे। वो सब नेगेटिव थे? हाँ, जिन जिन की डेथ हुई वो सब नेगेटिव थे। तो मतलब माना ये जाए कि अगर किसी को, अब क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक के अवेयरनेस के बारे में भी सोचते हैं, आपने बहुत बढ़िया जिक्र किया। अगर अब किसी को, क्योंकि कोविड के सिम्टम जो हैं, बुखार आना या स्मेल खाने की चले जाना, तो वो कोविड का पहले टेस्ट कराए या टीबी गोल्ड टेस्ट कराए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि क्वांटिफरॉन टीबी गोल्ड से आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कोविड नहीं होगा, पर आप एक निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव हूं, जो मैं हूं, जो मेरे साथ हुआ है, कि मैं जानता हूं कि मेरी समझ ये कहती है कि मैं कभी भी कोविड से फेटल दिशा में नहीं जाऊंगा, लड़ने क्योंकि की मेरे पास, क्षमता है? हाँ जी, सीवियरिटी मेरे को बहुत नहीं होगी। अजय जी, अब क्योंकि जिक्र थोड़ा सा हो गया है, देश की बात करें, क्योंकि दिल्ली में आपने काम किया है। दिल्ली की जो तस्वीर है, 17,000 केसेस नए, 16,000 नए, बहुत भयावह स्थिति है, लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में अब लोग काफी डरे हुए हैं, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर खाली नहीं है, प्लाज्मा की जरूरत है। अब स्थिति को कैसे संभाला जाए इसको? देखिए, जो टेस्ट की जो फिगर आ रही, मैं ये समझता हूं कि 1 साल से हम कोविड के साथ रह रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन में किसी हद तक तो कोविड की इम्यूनिटी आ ही गई होगी, अगर कोविड इतना कंटेजियस था और 1 साल से हमारे साथ रह रहा था। तो हम जो टेस्ट कर रहे हैं, एक आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं जिसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है और जिसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा है। तो हमको देखिए, अगर हम जो एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर मेरी ओपीडी में कोई पेशेंट आता है तो पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के आएगा और उसके बाद ही मैं देखूंगा, तो उससे हम अपने सिस्टम को, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको एक शायद जरूरत से ज्यादा एक गलत दिशा में उपयोग कर रहे हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं और एक पब्लिक में एक फिगर बढ़ जाती है फॉल्स पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट्स की। हमारे सिस्टम पे एक जबरदस्ती भार पड़ता है, पब्लिक में फेयर होता है, हमारी फिगर इनलार्ज होती है। जो 17,000 की फिगर आ रही है शायद वो 12,000 की हो, 11,000 की हो। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम वो रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं जिसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। मतलब जो आरटीपीसीआर है उसमें भी कुछ ना कुछ आपको लगता है गड़बड़ी की आशंका है? नहीं, ये तो सच्चाई है। देखिए, जैसे हम लोगों ने वैक्सीन एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन के तहत अप्रूव की गई थी, उसी तरह जो टेस्ट जब ये मार्च 2020 में आए थे, उस समय किसी को पता नहीं था कि किस तरीके से कोविड का टेस्ट होना है। तो जिस किसी भी कंपनी ने इन टेस्ट के लिए अप्लाई किया एफडीए को, उनको अप्रूवल मिल गया। उनकी सत्यता, उनकी एफिकेसी नहीं देखी गई क्योंकि किसी के पास टेस्ट करने का व्यवधान ही नहीं था। तो वो चीज यहां भी अप्लाई करती है कि जल्दी जल्दी में सारा काम हुआ और उसमें इनकी एफिकेसी पर
सत्यता तो नहीं कहूंगा, पर हाँ 100% डायग्नोस्टिक वैल्यू जिसको हम कहते हैं, में जरूर कुछ कमी हो सकती है। एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है जिस तरीके से माहौल है, आप भी जानते होंगे कि लोगों में एक डर का माहौल है और परिवार वाले चिंता में, अस्पतालों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, किसी को वेंटिलेटर बेड नहीं मिला तो उसकी मौत हो गई। ऐसे में डॉक्टर अजय गुप्ता, पूर्व प्रोफेसर LNJP, और क्या लोगों को कहना चाहेंगे, और दूसरा छोटे शब्दों में कि लोग किन चीजों का फिलहाल पालन करें? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अगर लगाएं तो कितनी देर लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं तो कितने समय के अंतराल पर धोएं, तो इन सब चीजों के लेके लोगों को एक संदेश अगर आप देना चाहें। देखिए, मेरा पहला संदेश तो यह है कि हमको डर होना चाहिए, पर अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो जो वहां पर हो रहा है वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करें। हमारी स्थिति उतनी भयानक हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारे सामाजिक स्थिति और जिस कुछ या जो भी हमारे इर्द गिर्द ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड के माहौल में हम लोग रह रहे हैं, उससे एक हमने ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी अर्जित कर चुके हैं, तो कोविड हम पर उतना कहर नहीं ढा सकता। ये एक नंबर एक बात है। दूसरी बात है, जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि एक तो यूजुअल नैरेटिव है कि आप मास्क लगाइए, 2 गज दूरी बहुत जरूरी है, सैनिटेशन जरूरी है, सत्यता है, पर मैं समझता हूं कि एक जरूरत से ज्यादा उसको फैलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास देखिए गवर्नमेंट एक इलेक्टेड बॉडी होती है और उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि वो कुछ करें। वो करें, वो उसकी सफलता या असफलता तो उतनी एक अलग मुद्दा हो सकता है, पर उनको करते हुए प्रतीत होना चाहिए कि यस, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है और अच्छा कर रही है। तो एक नैरेटिव दिया जाता है, ये नैरेटिव ये है। लेकिन मैं समझता हूं जैसे मास्क की बात है, अगर मैं मास्क लगा के, मैंने अपने ऊपर ये प्रयोग किया है कि अगर मैं मास्क लगाकर 4 घंटे बैठता हूं तो मेरा पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 2% कम हो जाता है। अगर मैं मास्क लगा के तेजी से ब्रिस्क वॉक कर रहा होता हूं तो मैं ब्रेथलेस हो जाता हूं, और अगर मैं बिना मास्क के ब्रिस्क वॉक करता हूं तो मैं ब्रेथलेस नहीं होता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मास्क के अगेंस्ट बात करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मास्क को हम एक गलत स्थान पर प्रयोग करने से शायद अपने को नुकसान भी पहुंचा रहे हो सकते हैं। आप देखिए, मास्क मैंने लगाया हुआ है तो वही जो हवा मैं शरीर से निकाल रहा हूं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा है, सबसे पहले वही हवा मास्क से टकरा के मेरे लंग्स में वापस जा रही है। तो मेरा जो बॉडी में ऑक्सीजन लेने की मात्रा है वो मास्क लगा के कुछ हद तक जरूर कम होती है। तो जिस समय मैं एक सामाजिक स्थिति में हूं, भीड़ के इलाके में हूं, किसी के साथ बात कर रहा हूं, उस समय मास्क बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जिस समय मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं वॉक कर रहा हूं, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं, मैं अपने कहीं गार्डन में जॉग कर रहा हूं, या फॉर दैट मैटर इवन अगर मैं गाड़ी में अकेला जा रहा हूं, इन हालातों में अगर मैं समझता हूं मास्क की उपयोगिता उतनी नहीं होगी जितनी कि हम लोग सोच रहे हैं। तो ये एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी है। बाकी ये बहुत जरूरी है कि यह सामाजिक स्तर पर जितना कम जा सकते हैं उतना कम जाएं, अननेसेसरी काम ना करें। अननेसेसरी आउटिंग है वो, उसकी जब तक ये कोरोना चला नहीं जाता है तब तक इनसे थोड़ा अपने को दूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुप्ता सर, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए, और आपने जिस तरीके से बताया, तथ्यों को सामने लाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं, और हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस महामारी से पूरा देश छुटकारा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय गुप्ता सर। थैंक यू।